जिन्होंने यूक्रेन के रिसोर्सेस को प्लेटर पे लगा करके वो किया, नई सेना बनाएंगे, यूक्रेन को बनाए बचाएंगे, वगैरह वगैरह सारे कांड हो गए। और इस चीज के लिए देखिए, जब भी लड़ाई भी चल रही थी तो रशिया अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। अगर उसने यूरेनियम प्रॉमिस किया हुआ है अमेरिका को तो वो भी दिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं रशिया और यूएस के बीच की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, वो सबको उसने अचंभित कर दिया है। हम जानते हैं कि पिछले काफी दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर काफी जल्दीबाजी में नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे की जल्दीबाजी पे काफी सारे विश्लेषण भी हो रहे थे, और वो जो दावे किए जा रहे थे वो सारे दावे भी सच होते नज़र आ रहे हैं कि क्यों इतनी जल्दी में है और इसके पीछे क्या वजह है। अब ये भी साफ हो गया है कि यूएस यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको लेने वाला है इसके पीछे, और जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जो कट्टर दुश्मन कभी हुआ करते थे, अमेरिका और रशिया, आज वो दोस्त बनते नज़र आ रहे हैं। और अब प्रेज़िडेंट पुतिन की बात करें, उन्होंने भी ये सिग्नल दे दिया है कि फ्यूचर में यूएस और रशिया अ, तैयार हैं कॉपरेशन के लिए, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, और कहाँ-कहाँ, किन-किन फ़ील्ड्स में यूएस और रशिया की डील्स हो सकती हैं, कॉपरेशन हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये दोनों साथ आते हैं, तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स है, वो कैसे बदल जाएगी, और जो बदलते हुए हमें अभी आसार नज़र भी आ रहे हैं। मंजरी जी से समझेंगे। मंजरी जी हमारी आज की मेहमान। बहुत-बहुत स्वागत है मंजरी जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला, और बहुत अहम मुद्दे पर आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं। मंजरी जी, जो एक बड़ा शिफ्ट हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में नज़र आया प्रेज़िडेंट पुतिन के आने के बाद से, हालाँकि वो पहले से बोल रहे थे कि रशिया-यूक्रेन पीस डील पे हम काम करेंगे, और भी उन्होंने जो दूसरा इज़राइल और गाज़ा वाला है, उस पे भी बात की थी, लेकिन उस पे कुछ अलग तरह की पीस डील हो रही है। यहाँ पर जो सबसे अहम बात नज़र आ रही है, हम रेयर अर्थ मिनरल, उस पे तो हम अलग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी रशिया और अमेरिका पास आ रहे हैं, और उनके बीच में जो फ्यूचर कोऑपरेशंस, और इसके लिए भी प्रेज़िडेंट पुतिन ने भी सिग्नल दिए हैं। ये दोनों साथ आ जाते हैं तो क्या हम कुछ बदलते हुए देखेंगे, और किन-किन फ़ील्ड्स में कोऑपरेशन हमें रशिया और अमेरिका के बीच नज़र आएगा? थैंक्स टू मोदी ये पीस डील हो रही है। आप एक क्वाड बनता हुआ देखेंगे, ये मैं काफी समय से कह रही हूँ। इस क्वाड में 4 देश होंगे। मोदी भारत से, ट्रंप अमेरिका से, पुतिन रशिया से और नेतन्याहू इसराइल से। ये 4 देश आकर के क्वाड बना करके साथ में चल करके सारा लीड करेंगे। अब इस ये चीज फॉर्मुलेट होते हुए दिख रही है। अब स्पेशली आते हैं ट्रंप और पुतिन के ऊपर। इस पीस डील को डिस्टेबलाइज करने के लिए उर्सुला वॉन डर लेyen और जेलेंस्की बहुत एक्टिव थे, जिन्होंने यूक्रेन के रिसोर्सेस को प्लेटर पे लगा करके वो किया, नई सेना बनाएंगे, यूक्रेन को बनाए बचाएंगे, वगैरह वगैरह सारे कांड हो गए और उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जिस लालच में उन्होंने अमेरिका को फंसाने की कोशिश की थी, उसमें अमेरिका फंसा नहीं। तो जी। अब जो है, जो कोऑपरेशन पुतिन और ट्रम्प के बीच में हो रहा है, वो है सबसे पहले एक जो चीज रशिया को चाहिए थी, जिसके कारण काफी दिक्कत हो रही थी। रशिया के जो एयरप्लेन्स हैं उनमें काफी सारे स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से आते थे, और अमेरिका ने, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पार्ट्स भेजने बंद कर दिए, जिसके कारण बहुत सारे रशियन प्लेन्स ग्राउंड हो गए थे। यहाँ तक कि एक समय आया था, रशिया ने भारत और चीन वगैरह कई कंट्रीज को कहा कि आइए, आप हमारे स्पेस में ऑपरेट कीजिए और प्रॉफिट आपका, ताकि रशियन ट्रैवलिंग आसानी से चल सके। अब इस चीज पे बात हो रही है कि वो जो सप्लाई थी स्पेयर पार्ट्स की बोइंग्स के, वो रिज्यूम हो जाए, ताकि रशियन एविएशन इंडस्ट्री अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर सके। दूसरी चीज ये थी कि इस बीच रशिया ने अपने प्लेन्स बनाने शुरू कर दिए, और रशिया इससे बैक ट्रैक नहीं करेगा। फ्यूचर में आप मेड इन रशिया प्लेन्स देखेंगे, और वो उन्नत टेक्नोलॉजी के ही होंगे। सो एक जो डेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को लगा दिया। दूसरी चीज क्या हो रही है, अभी बहुत सारे प्लेन क्रैशेस अमेरिका में हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, पिछले 2-1 महीने में काफी सारे प्लेन क्रैश हो चुके हैं। तो
एक इस एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, और इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो है एल्यूमिनियम। क्योंकि प्लेन्स को हल्का करने के लिए विमानों में इस मटेरियल का वो प्रयोग किया जाता है। इसलिए पुतिन ने 2 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम एनुअली अमेरिका को देने का प्रॉमिस किया है, और इसके ऊपर हस्ताक्षर होने बाकी है। तो इस चीज के लिए देखिए, जब भी लड़ाई भी चल रही थी तो रशिया अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। अगर उसने यूरेनियम प्रॉमिस किया हुआ है अमेरिका को तो वो भी दिया, और पेट्रोल जो चाहिए था वो भी दिया। तो थर्ड इसमें जो है ऑयल एंड गैस है, जिसकी सप्लाई रशिया अमेरिका को करता था, कर रहा था इस 3 साल की लड़ाई के बीच में भी, और आगे भी करता रहेगा और अपने कमिटमेंट को ऑनर करेगा। जो जेलेंस्की जो चाहते थे कि रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह जिसको लिए लालच में फंसा है, वो सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स रशिया ऑफर कर रहा है अमेरिका को। अब देखिए, जेलेंस्की से अगर लेने में दो तीन नुकसान है। एक, वो कोई देश रहा नहीं, तो वहां पे एक सिविल वॉर किसी कंडीशन स्टार्ट करके पूरे देश को तबाह करके नागरिकों के सारे अधिकार हटा करके आप लेके आ सकते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स। दूसरा तरीका है, रशिया इस वॉर में जीत चुका है। आप रशिया से बात कीजिए और उचित मूल्यों पे, देखिए आपको सिविल वॉर कराने में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनको फिर हथियार देने में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो पैसे तो आपके खर्च हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है। पर अगर आप लीगल चैनल से धीरे धीरे कायदे से लेकर के आए तो फायदा ये है कि पैसे हो सकता है 10-15% ज्यादा देने पड़े, पर एक कांस्टेंट सप्लाई और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इस चीज को अब अमेरिका इसकी ओर बढ़ता जा रहा है। तो रेयर अर्थ माइनिंग वो वहां रशिया से लेगा, और ये भी 28.5 मिलियन टन की है, जो अब यूएस को काफी इसका हिस्सा दिया जाएगा। थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, R&D एंड साइंस। जितने भी रशियन हथियार हैं, सब कुछ है, वो अमेरिकन और यूरोपियन हथियारों से सुपीरियर साबित हुए हैं इन 3 सालों में। तो अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी रशिया के पास है, अमेरिका उसमें इंटरेस्टेड है, ताकि जो कहा जाता था कि जर्मन इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, वो जर्मन इंजीनियरिंग भी रशिया के आगे फेल हो चुकी है। तो अब रशियन इंजीनियरिंग की तारीफ हो रही है, और रशियन इंजीनियरिंग अब वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा, और इसकी डील्स भी साइन होंगी। अगला है स्पेस एंड मार्स मिशंस। जितनी भी आप देखिए अमेरिकन मिशंस, अपोलो 11 के बारे में कहते हैं कि इट नेवर हैपेंड, वो हुआ ही नहीं, वो केवल फोटो ऑप था अमेरिका को, रशिया को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई अपोलो 12-13 कभी गया नहीं। तो स्पेस मिशन में भी आप कई जगह देखिए रशियन टेक्नोलॉजी इज गुड। हालांकि यहाँ पे मैं जोड़ूंगी भारत इज द बेस्ट। पर जो भी है, ये दोनों स्पेस स्टेशन के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर इसमें देखा जा सके। मार्स मिशन में भी यहाँ पर बातचीत होगी। और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन रशिया इज बेटर, एंड अमेरिका नीड्स अ लिटिल हेल्प हियर। तो इस फील्ड में भी काफी स्कोप है जिसमें ये लोग बातचीत करेंगे, अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन वॉर। क्योंकि यूक्रेन के लिए जो सेटलमेंट है वो एक फाइनल है, रशिया इस बात का विनर है। तो यूक्रेन को, देखिए लड़ाई क्यों शुरू हुई थी कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा। ऑफ एंड ऑन ये चलता रहा कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा या नहीं, और अभी ऑफ लेटली जब नेटो ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन ज्वाइन किसे करेगा। नेटो क्यों नहीं रहेगा ये जरा छोटे से में समझ लेते हैं। जी। जब कनाडा के ऊपर अमेरिका अपना दावा ठोकेगा, कनाडा किसकी टेरिटरी है, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन और अमेरिका में अगर ठन गई तो नेटो में के दोनों मेंबर हैं, तो नेटो जियो पैरिटी में। ग्रीनलैंड अमेरिका चाह रहा है, वो डेनमार्क की टेरिटरी है, नेटो खतरे में। 25% टैरिफ लगा रहा है यूरोपियन यूनियन पे, नेटो खतरे में। अमेरिका को बुद्धू बनाने के लिए, ठगने के लिए यूरोपियन यूनियन बना था। अब पूरा यूरोपियन यूनियन अगर गुस्सा हो गया तो नेटो खतरे में। तो जब नेटो ही नहीं बचा तो यूक्रेन ज्वाइन क्या करेगा। तो एक वो चीज जो एक मेन वजह थी लड़ाई की, वो खत्म हो गई।
नेटो की जितने भी वेपन थे हाईएस्ट और सब कुछ, वो इस वॉर में यूज हुए और अपना कोई कमाल नहीं दिखा पाए। तो इसके कारण अब जो विनर है रशिया, वो यूक्रेन की कोई टेरिटरी क्यों देगा फालतू में। जीतने वाला लेता है, देता नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज की एक साबित हो गई कि वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो चाहिए टेबल पे बैठिए, ठीक से वो कर लीजिए। अब ये जेलेंस्की और उर्सुला वेंडरलैंड, दो लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हम हार गए, लेकिन हार इनकी सुनिश्चित है। आगे लड़ने का ना तो मादा है, ना पैसे हैं, ना लोग हैं। और ये जैसे जैसे ये टॉक्स, भाई एक बार में कुछ भी डिसाइड नहीं होता, नेगोशिएशंस है, कई बार बैठना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेलेंस्की और उर्सुला वॉन डर लेyen दोनों, साबित होता जा रहा है कि इनकी कोई से नहीं है। ऑफ लेटली फ्रांस ने एक जंप मारा है कि यूक्रेन के जब आप रेयर अर्थ मटेरियल्स वो सब वो करेंगे तो हमको भी उसमें हिस्सा चाहिए। नेचुरली जो सम्मान ट्रम्प मैक्रोन को दे चुके हैं, उसके बाद जब आप सबको पता है, ही इज नॉट अलाउड ऑन द टेबल। इनफैक्ट होल ईयू, होल नेटो इज नॉट अलाउड ऑन द टेबल। वहां पर केवल दो लोग हैं, पुतिन और ट्रम्प, और मध्यस्थ भूमिका में भारत। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जो ये एक स्पेक्यूलेशन है कि जेलेंस्की को बुलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब यूक्रेन के एनेक्स होने के बाद जो भी होगा उसमें जेलेंस्की की भूमिका बिल्कुल नहीं होगी। जी। जी, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और पूरी तरह से जो ज़ेलेंस्की की भूमिका है, उसको बिल्कुल दरकिनार उनके इंटरेस्ट, उनकी बात, उनका से यूरोपियन यूनियन से लेके ज़ेलेंस्की को पूरी तरह से इस पूरे मामले से दूर रखा गया है अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बात आ रही है कि यूक्रेन से जो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको उनके उसके बदले में डील हुई है, उसको रिकंस्ट्रक्शन की बात जो अमेरिका ने की है और उसके बदले में ही वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी बात, जो एक और सवाल मैंने आपसे किया था मंजरी जी, वो ये कि रशिया और यूएस साथ में आते हैं, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? क्या बदलाव हमें अभी इन फ्यूचर नज़र आ सकते हैं? देखिए, यूक्रेन के जो रेयर रेयर अर्थ मटेरियल है वो डायरेक्ट रशिया से बात करके मिल सकते हैं। सेकेंडली, जो रिकंस्ट्रक्शन की बात है, जब टेरिटरी रशिया की है तो रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकन नहीं करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन भी रशिया करेगा। तो मतलब वैसे ही एक जैसे आपकी बात रुक रही है यहाँ पे। आपका कहने का मतलब ये है कि रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा और रशिया के अंडर आ जाएगा। जो कुछ भी बातचीत लेन-देन होगा, वो रशिया के थ्रू अमेरिका करेगा। सेमी स्टेट की अगर आप कंडीशन समझें तो एक सेमी स्टेट की तरीके से अच्छा, रहेगा सेमेस्टर कि की तरह वर्क करेगा, ओके। हुँ, हाँ, लेकिन वहां पर जो कुछ भी होगा उसमें हुँ, फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीजें वो रशिया के अंडर में रहेगी। हुँ, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें रशिया में रहेंगी, करेंसी और भाषा रशिया की चलेगी। यूक्रेन की स्वायत्तता एक सेमी स्टेट की तरीके से रहेगी, लेकिन ब्लैक रॉक आकर के वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करेगा, ये फैसला अगर लेना है तो रशिया लेगा, यूक्रेन नहीं ले सकता। दैट्स द केस, ठीक है। जी, तो जो कुछ भी वहां पर होगा वो रशिया की मर्जी से होगा। जेलेंस्की को आप टेबल तो क्या, उस शहर में भी नहीं पाएंगे जहां पर ये बात हो रही है। तो ये जी, कहना कि उसकी बातचीत हो चुकी है, डील हो चुकी है, ये तो वही बात हुई, भाई सामने वाला मकान है, मैंने तुझे गिफ्ट किया है, हुँ, मकान मालिक से कोई मतलब नहीं है, मैंने दे दिया आपने ले लिया, वाह। ये वो उस तरह की बात है जिसका कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, और ऐसी चीजें मतलब रियलिटी पे होल्ड नहीं करती। यहाँ यूक्रेन रशिया की टेरिटरी थी, नॉट यूक्रेन पे लड़ाई शुरू हुई थी और उसी पॉइंट पे खत्म हुई है। रशिया विनर है, तो रशिया डिसाइड करेगा वहां पर क्या होगा और कैसे होगा। अब जी, आते हैं पुतिन और ट्रम्प के साथ आने पे। मैंने कहा इनमें दो लीडर्स और होंगे, क्वाड बनेगा, मोदी और नेतन्याहू। और इसके आने पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा जो डीप स्टेट के अगेंस्ट काम करेगा। क्योंकि ट्रम्प ने क्या एनालाइज किया है, यूरोपियन यूनियन काफी सारा टैक्स का पैसा यूक्रेन में खर्च कर रहा है, जबकि यूरोप में अपनी काफी प्रॉब्लम्स है और उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। सेम प्रॉब्लम अमेरिकन आइलैंड में भी है। जी, टैक्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
सामान्य लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, पर जी। जो पैसा है वो यूक्रेन भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल वॉरलॉर्ड्स को ये सूट करता है। तो अब इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि अब अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका इन सारी चीजों को, इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा। उसको अगर नहीं तोड़ेगा डीप स्टेट को, तो आप जानते हैं इलेक्शन के दौरान ट्रम्प पे भी हमला हुआ था और उनकी जान खतरे में थी। तो ये हमले आगे नहीं होंगे ऐसा नहीं है। वो डीप स्टेट इसलिए है कि व्हाइट हाउस से लेकर के जब गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। तो या तो डीप स्टेट रहेगा या ट्रम्प रहेंगे। ये आपने सितंबर वगैरह में अच्छी तरीके से देख लिया। तो इस गेम को वो आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने का मतलब है कि ट्रम्प को अगर पुतिन से हाथ मिला करके इस डीप स्टेट से लड़ना है, क्योंकि पुतिन भी विक्टिम है। जो यूक्रेन की वॉर हुई है वो डीप स्टेट के कारण है। ट्रम्प भी विक्टिम है क्योंकि उनके ऊपर हमला हो चुका है। भारत भी विक्टिम है क्योंकि यहाँ पर भी सारी गड़बड़ियां फैला रहे हैं। और इसराइल भी विक्टिम है क्योंकि गाजा से जो अटैक आया था वो डीप स्टेट के कारण आया था। तो अब ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया और इसको हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। पर भविष्य में ना हो पाए और इस तरह की ताकतें पूरी खत्म हो जाए, इसलिए ये चारों आएंगे। खाली ट्रम्प और पुतिन नहीं, चार, मोदी, नेतन्याहू, पुतिन, ट्रम्प, ये चार साथ में आकर के इस रीजन को वो करेंगे जिसमें बहुत सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स यूएसएआईडी की देन थी उसको ट्रम्प जो है क्या करे। बांग्लादेश अभी उन्होंने भड़काया था। उन्होंने बांग्लादेश का जुरिडिक्शन भारत को दे दिया, जाओ तुम देख लो। क्यों? अब मैं अमेरिका सॉल्व करूं कि बांग्लादेश सॉल्व करूं? ठीक है, अमेरिका सॉल्व करना उनकी प्रायोरिटी है। क्योंकि यूएसएआईडी पे खाली 90 दिन का बैन लगा है। 90 दिन 20 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। 19 अप्रैल को कहना चाहिए। तो उन्नीस इसी से जुड़ा 20वां। मंत्री जी एक सवाल है मेरे पास, मैं पहले से ही सोच रही थी लेकिन आपने यूएसआईडी का खुद ही ज़िक्र कर दिया। फर्स्ट कैबिनेट स्टार्ट होगा प्रेज़िडेंट ट्रम्प का, और यूएसएआईडी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम एलन मस्क की भी बात करते हैं, उनको लेकर भी ये हो रहा है कि ट्रम्प क्या उनको कंट्रोल करेंगे या उनको ऐसे ही आगे बढ़ देंगे, जो डॉजेस से लेके रिलेटेड बातें सामने आ रही हैं। और एक अहम बात जो यूएसआईडी को लेकर है कि क्या प्रेशर में आके ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प इसको कंटिन्यू कर देंगे या ऐसे ही ये बैन रहने वाली है? देखिए, इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड होगा। डोजे मस्क के पास होने के कारण, देखिए, जो इंक्वायरी कर रहा होता, जो इंस्पेक्टर होता, उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, एटलीस्ट टिल द पॉइंट की जो इंक्वायरी टाइम, और इस समय इंक्वायरीज चल रही हैं। आपको मालूम है जब भारत में आ रही 5,500 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, ड्रग्स पकड़ी गई थी, तो उसमें स्टार लिंक यानी एलॉन मस्क की कंपनी का डिवाइस मिला था। उस समय बाइडेन सरकार थी। जब ट्रम्प से एलॉन मस्क से पूछा गया तो उसने डिटेल्स देने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक पैर एलॉन मस्क का डीप स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो डीप क्या स्टेट ही डोनाल्ड ट्रम्प उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनको ओवरपावर ना कर जाएँ? मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरी तौर पे एलॉन मस्क आ गया तो परोक्ष रूप से डीप स्टेट आ गया। ओके। तो आपको अब मस्क को साथ में कंट्रोल करके रखना है। ये हुँ, वैसा ही है जैसे किसी हिंसक जंतु को पालना। ठीक है, हुँ। आपको उसको साथ भी रखना और आपको उसको कंट्रोल में भी रखना, और यही हुनर ट्रम्प को इन हाउस दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा ट्रम्प के ऊपर कि 90 दिन बाद यूएसएआईडी, अगर हो सके तो पहले, नहीं तो 90 दिन बाद यूएसएआईडी की फंडिंग चालू कर दें, ताकि जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे। ट्रम्प के ऊपर प्रेशर क्या है, अगर उन्होंने डीप स्टेट को जीत जाने दिया तो एलॉन मस्क उन्हें रिप्लेस कर देंगे। और अगर उन्होंने डीप स्टेट को जीतने नहीं देना है तो उन्हें बहुत सारे काम इन 90 दिनों में कर लेने। और अगर ट्रम्प फेल होते हैं तो यूएसएआईडी का भस्मासुर पूरी दुनिया को जलाने के लिए वापस आएगा, और इस बार विद वेंजेंस आएगा, बदले की भावना से। और तब आप रशिया, भारत, इसराइल सब जगह बहुत बड़े बड़े दुर्घटना देखेंगे, क्योंकि तब वो ऑल आउट वॉर के लिए आएगा। तो ये एक हमारे ऊपर भी परोक्ष रूप से जिम्मेदारी है कि हम ट्रम्प को इस तरीके से सपोर्ट करें ताकि वो इन 90 दिनों बाद यूएसएआईडी को पुनः चालू करने के लिए मजबूर ना हो पाए।
तो ये क्वाड जो बना है ये आगे सफलता पूर्वक चलता रहे, इसलिए इंटरनल मैटर्स में भी हमको सपोर्ट की जरूरत है। वाई नेतन्याहू? क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा डीप स्टेट का ज्यूस है, और अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यूस का बहुत बड़ा दबदबा है। इसलिए जब ज्यूस का कोई नेता ट्रम्प की साइड होता है, तो इस बात का प्रभाव अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत हैवी पड़ता है। इसलिए नेतन्याहू की भूमिका बहुत जरूरी थी, है और आगे भी रहेगी। भले ही इजराइल एक बहुत छोटा देश है और उसको हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए अमेरिका की मदद लगती है, पर ज्यूज बीइंग डोमिनेंट इन द अमेरिकन सोसाइटी, नेतन्याहू का महत्व बढ़ जाता है। जी। जी, बिल्कुल और ये पूरी स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और कितना इम्पोर्टेंट है और अगर ये कॉर्ड बनता है और रशिया, अमेरिका तो साथ आ ही रहे हैं, भारत और रशिया अच्छे दोस्त हैं, भारत की अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, इज़राइल भी हमारा पुराना दोस्त है। तो ऐसे में जो पॉसिबल जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेज़ हैं, वो हम देख पा रहे हैं कि क्या कुछ फ्यूचर में हो सकता है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आपने बात की। वो ये गॉड डिसाइड कर पाएगा इन फ्यूचर ऐसा प्रतीत हो रहा है। मंजरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।